हेलो गाइस, आई एम अक्षय भसीन एंड आज हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कब होगा कब नहीं होगा, ये पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस करा है कि कॉपीराइट कब क्यों ज़रूरत क्यों है, तो हम दोबारा से एक बार इसको ज़रा एक बार कर लेते हैं। कॉपीराइट जो है बेसिकली ये एक ऑथर जिसने अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन से कोई भी चीज़ रखी है उसको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि भाई आपका ये है, इसके ऊपर आपका मैटर के ऊपर कॉपीराइट है, आपका कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। अब अगर कोई इस्तेमाल करे तो कब वो इस्तेमाल करना इन्फ्रिंजमेंट में होगा कब नहीं होगा, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इन्फ्रिंजमेंट की जब हमने बात करी तो इन्फ्रिंजमेंट के लिए एक हमें पहले पता होना चाहिए कि इन्फ्रिंजमेंट है क्या बेसिकली कॉपीराइट के अंदर। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1907 का एक केस था जिसके अंदर बॉब्स मेरिल कंपनी वर्सेस इसिडोर स्ट्रॉस एंड नैथम स्ट्रॉस का ये केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है ये एक तरीके का ट्रेस पास है किसी ओनर के प्राइवेट डोमेन जो ऑलरेडी कॉपीराइट जिस पे लिया हुआ है उसके ऊपर ट्रेस पास करना। बेसिकली किसी भी प्राइवेट डोमेन जिसने ओन किया हो या ऑक्यूपाई किया हो उसके ऊपर ट्रेस पास करना। तो इसलिए इसको लॉ का प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, जो काम कौन करता है, हमारा कॉपीराइट एक्ट। और इंडिया के अंदर हमारे पास है कॉपीराइट एक्ट 1957। ये हमने बात करी, अभी हमने इसके इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि कब कब हमारा जो एक्ट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट में आएगा और कब नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे पास है दो सेक्शन। कौन से दो सेक्शन है वो हैं, एक सेक्शन 51 और सेक्शन 52। सेक्शन 51 ये बताता है कि कब आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज होगा और कब आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं होगा, वो है सेक्शन 52 के अंदर। तो हम बात करते हैं पहले सेक्शन 51 की। तो सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 ये कहता है कि कॉपीराइट आपका इन्फ्रिंज होगा कब, जब कोई भी व्यक्ति ओनर जो है कॉपीराइट का उससे लाइसेंस लिए बिना या फिर रजिस्ट्रार से लाइसेंस लिए बिना या फिर लाइसेंस की जो कंडीशन है उसको कंट्रवीन करते हुए, ठीक है जी, कोई भी ऐसा काम करता है जिसका एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ किसके पास है, ओनर के पास, या फिर वो परमिट करता है फॉर प्रॉफिट एनी प्लेस टू बी यूज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, जहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट करे क्या, एक इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक अनलेस दिया हुआ है कि एक प्रोविजन इसका डाल दिया कि कब वो बच सकता है, जब वो अवेयर ना हो या फिर कोई रीजनेबल उसको ग्राउंड ना हो फॉर बिलीविंग दैट की जो कम्युनिकेशन है वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में आएगा। अच्छा, ये होगा आपका क्लॉज ए। एक क्लॉज बी है आपका, जब कोई भी व्यक्ति वो या तो सेल या फिर हायर या फिर सेल या फिर लेट फॉर हायर या फिर बाय वे ऑफ एनी ट्रेड डिस्प्ले या फिर ऑफर फॉर सेल और हायर, ठीक है, एनी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज ऑफ द वर्क करे, ठीक है जी, कोई भी कॉपी ऑफ वर्क करे, इन्फ्रिंजिंग कॉपी ऑफ वर्क करे बाय कैसे, सेल, हायर, सेल या फिर लेट फॉर हायर या फिर ट्रेड डिस्प्ले या फिर ऑफर फॉर सेल और हायर, ठीक है जी, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करे कोई भी ऐसी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़, ठीक है जी, आइदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड के लिए या फिर कुछ ऐसा एक्सटेंट तक जो अफेक्ट करे प्रीजुडिशियली द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, या फिर उसको एग्जिबिट करे पब्लिक के अंदर, ठीक है ना, एनी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज बाय वे ऑफ ट्रेड। तो ये आपका है सेक्शन 51 में। बहुत इजी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल जो इसमें आपकी बेयर लैंग्वेज में दिया गया है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया गया है, जिसको शायद समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 51 है जो हमें कॉपीराइट कब इन्फ्रिंज आपका जो में आएगा नहीं आएगा, जो आपका इन्फ्रिंजमेंट में आएगा बेसिकली वो बताता है। तो अब हमने बात करी सेक्शन 51 के अंदर 51A और 51B की। तो जो 51A है बेसिकली वो आपका प्राइमरी एक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है, जबकि जो 51B है हम उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्ट्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। तो ये हमने बात करी सेक्शन 51 की, कब आपका ये आपका इन्फ्रिंजमेंट में आता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइजिंग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कॉपीराइट ओनर विदाउट परमिशन। मतलब क्या हुआ, देखिए जी, जब कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलता है तो बेसिकली उसका एक्सक्लूसिव राइट जो होता है वो सीधा सीधा सिर्फ ओनर के पास होता है। और यदि कोई व्यक्ति उसकी परमिशन के बिना, ठीक है ना, यदि कोई इंडिविजुअल
उसकी कंसेंट के बिना या फिर उसकी लाइसेंस लिए बिना कोई भी ऐसा काम करता है, ऑथराइज करता है किसी भी एक्ट को, वो एक्ट क्या, इसमें एक्ट में क्या आएगा, जैसे इशू ऑफ कॉपीज ऑफ वर्क टू द पब्लिक, ठीक है जी, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करे इन्फ्रिंजिंग कॉपीज आइदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, या फिर किसी ऐसे एक्सटेंट तक जो इफेक्ट करे प्री जुडिशरी द ओनर ऑफ कॉपीराइट, या फिर रिप्रोड्यूस करे उस वर्क को इन एनी मटेरियल, ओके, मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग द स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब उसको किसी भी ऐसी मटेरियल फॉर्म में करे, और उसके अंदर इंक्लूडिंग है क्या कि आपके मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी आता है। सो वो आपका इन्फ्रिंजिंग करेगा कॉपीराइट वर्क, और यही चीज़ अभी हमने डिस्कस करी किसमें, सेक्शन 51 के अंदर भी। पर बात ये आती है कि क्या इसके अंदर, जैसे हम बात करेंगे अभी हम दो चीज़ों पे, वो दो चीज़ें हैं आपके कॉमन सोर्स, और बात आती है आपकी सेवरल पर्सन्स, इन दो की इंटरप्रिटेशन पे। अब जैसे कि ये केस था हमारे पास वी गोविंदन वर्सेस गोपाला कृष्णा, ठीक है जी, ये आपका केस था 1955 का, जिसके अंदर प्लेंटिफ ने एक इंग्लिश तमिल डिक्शनरी पब्लिश करी। अब डिफेंडेंट ने भी क्या करा, डिफेंडेंट ने एक दूसरी इंग्लिश तमिल डिक्शनरी पब्लिश कर दी। प्लेंटिफ ने स्यू कर दिया डिफेंडेंट को कि भाई इस पर तो मेरा कॉपीराइट था, ये इसने इन्फ्रिंज किया। तो यहाँ पर प्ली ली गई किस चीज़ की, प्ली ऑफ कॉमन सोर्स। अब प्ली ऑफ कॉमन सोर्स की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर जब जो दो चीज़ों का, जो दो मैटर्स का, दो जो जिस पे कॉपीराइट लिया गया है, दोनों मैटर का जो सोर्स है, ओरिजिनेटिंग सोर्स हो, वो कॉमन हो, ठीक है जी। जैसे कि इन दोनों डिक्शनरीज का जो सोर्स है वो तो कॉमन ही रहेगा। तो यहाँ पर उसने कॉमन सोर्स की प्ली ली, और इस कॉमन सोर्स के लिए कुछ सालों बाद 1971 के अंदर इन द केस ऑफ श्याम लाल पहाड़िया वर्सेस गया प्रसाद गुप्ता रसल, इसके अंदर कोर्ट ने एक जजमेंट रखी। उस जजमेंट के अंदर आफ्टर रेफरिंग सेवरल जजमेंट्स, उसने कुछ रूल्स बताए, रूल ऑफ लॉ दैट emerged फ्रॉम द प्रिंसिपल एनुसिएटेड इन द अफोर्सेड केसेस, जो बेसिकली आपके अभी हमने बात करी कॉमन सोर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं कि गाइडलाइंस रखी, ठीक है जी, कुछ को ब्रीफली समराइज किया। तो उन्होंने ये कहा कि कंपाइलेशन जो कॉमन सोर्स से डिराइव हुआ हो वो लिटरेरी वर्क के एम्बिट में आता है। दूसरा, जो वर्क ऑफ कंपाइलेशन है ऑफ अ नेचर जो सिमिलर हो किसके, दूसरे की तरह, दूसरे के जो उसकी तरह, मैटर की तरह, विल नॉट बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑफ अनदर पर्सन्स वर्क रिटन ऑन द सेम पैटर्न, ठीक है जी। तीसरा और चौथा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर कलरेबल लिमिटेशंस और स्लेविश लिमिटेशंस की बात की गई है। तो तीसरा कहता है कि भाई क्वेश्चन अगर ये अराइज होता है कि भाई जो इम्प्यून्ड वर्क है, जो भी वर्क है, जो बेसिकली जिसके ऊपर बात उठी है कॉपीराइट की, वो कलरेबल लिमिटेशन है क्या दूसरे व्यक्ति के काम का। तो इस फैक्ट को देखने के लिए हम, इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देखने के लिए हम हर फैक्ट केस के सर्कमस्टांसेस को डील करेंगे और उसके थ्रू जज करेंगे। अब एक कलरेबल लिमिटेशन क्या होता है? कलरेबल लिमिटेशन बेसिकली जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है जी, काम जो हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं जो उसका पार्ट है वो लगता है कि वो सिमिलर है दूसरे के काम की तरह, और जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज होगा कि भाई यार ये उसका ही तो नहीं है कहीं। जैसे कि अगर मैंने सपोज कि कॉपीराइट मेरा, मैंने किसी चीज़ पे कॉपीराइट लिया और बाद में किसी व्यक्ति ने सिमिलर वैसी ही चीज़ पे कॉपीराइट ले लिया, और जब कोई भी व्यक्ति उसको देख रहा है या सुन रहा है तो उसको लग रहा है कि यार ये कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर रहा है, तो तब हम उसे कहते हैं हम कलरेबल लिमिटेशन, ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट था कि द डिटर्मिनिंग फैक्टर इन फाइंडिंग वेदर अनदर पर्सन्स कॉपीराइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड is to see whether the impugned work is a slavish imitation and copy of another person's work, or it bears the impress of author's own labor and exertion। तो यहाँ पर बात करी slavish imitation की, तो इसके लिए भी हम देखेंगे जबकि कोई वर्क आपका impugned वर्क जो है वो slavish imitation तो नहीं है, ठीक है जी, या फिर वो ये तो नहीं है, वो उसके लिए भी हम जो भी हम फैक्टर्स है वो हम डिटर्मिन करेंगे। अब slavish imitation होता है एग्जैक्टली ट्रू कॉपी, ठीक है जी। कलरेबल इमिटेशन है जिसके अंदर कंफ्यूजन से क्रिएट हो, पर स्लैविश इमिटेशन इज अ डायरेक्टली ट्रू कॉपी, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं सपोज करिए कि मैं कोई गाना लिख रहा हूँ और गाने की डिट्टो हूबहू कॉपी ही मैंने दोबारा कर दी, ठीक है जी, बिल्कुल सेम म्यूजिक, उसका म्यूजिक और उसका म्यूजिक बिल्कुल सेम हो, कुछ भी फर्क ना हो, उसको हम कहते हैं स्लैविश इमिटेशन। तो ये हमने बात करी थी कुछ कॉमन सोर्स की, जिसके ऊपर ये श्याम लाल पहाड़िया वर्सेस गया प्रसाद गुप्ता रसल के केस में कुछ बताया गया था।
और द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट जो अफोर्सेड प्रिंसिपल जो भी कोर्ट ने कहे थे ये एग्जॉस्टिव नहीं है, लिमिटेड इन नेचर भी है। फिर हम बात करते हैं, एक केस और था, केस है 1954 का, वो है एस के दत्त वर्सेस लॉ बुक कंपनी। अच्छा, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो सेवरल पर्सन्स मे ओरिजिनेट सिमिलर वर्क इन द सेम जनरल फॉर्म विदाउट एनीवन इन्फ्रिंजिंग द लॉ इन रिगार्ड टू कॉपीराइट। The infringement comes in only when it can be shown that someone has, instead of utilizing the available source to originate his work, appropriated the labor of another by resorting to a slavish copy of mere colorable imitation thereof. बेसिकली इसमें ये कहता है कि जब भी हम ये देखेंगे कि भाई जो भी जब several persons कोई भी एक सिमिलर वर्क ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है ना, इन द सेम जनरल फॉर्म, किसी भी लॉ का इन्फ्रिंजमेंट ना करते हुए, ठीक है ना, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन्फ्रिंजमेंट जो होती है वो तभी आती है जब ये शो हो जाए कि भाई या तो उसमें स्लैविश इमिटेशन हो, ठीक है ना, या फिर मेयर कलरेबल इमिटेशन। तो ये चीज़ें दो जो है ये बहुत ज़रूरी होती हैं देखने की। तो ये बात करी हमने आपकी कॉमन सोर्स की। अब हम बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट बाय कॉपिंग। देखिए जी, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट तो तभी होता है जब कॉपी हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली 3 टाइप की कॉपिंग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता है तो वो कॉपिंग ऑफ वर्क ही होता है। तो कॉपिंग जो वर्क है वो बेसिकली 3 तरीकों में हो सकता है। पहला है डायरेक्ट कॉपिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉपिंग, और तीसरा है सब कॉन्शियस कॉपिंग, ठीक है जी। अब बात करें अगर हम डायरेक्ट कॉपिंग की, तो मैं आपको ब्रीफली बस एक बता देता हूँ कि होता क्या क्या है तीनों, इसको हमने ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्ट कॉपिंग होता है जिसके अंदर बेसिकली डायरेक्टली कॉपी कर लिया गया हो, दूसरे व्यक्ति के काम को डायरेक्टली कॉपी किया गया हो, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लेंटिव्स वर्क बाय द डिफेंडेंट, वो इसके अंदर आपका आता है। आपको इसके ऊपर बड़े काफ़ी केसेस मिल जाएंगे, पर ज़्यादा डिटेल में से करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है अगर आप इसको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देख रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉपिंग आपका हो गया जिसके अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लेंटिव वर्क बाय द डिफेंडेंट, वो आपका डायरेक्ट कॉपिंग में आ गया। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट कॉपिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो व्यक्ति है, जो डिफेंडेंट है, बेसिकली वो प्लेंटिव का काम को कॉपी करता है, उसको फॉर्म चेंज करके रिप्रोडक्शन कर देता उसका, ठीक है जी, बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, ठीक है ना। जैसे कि कोई नॉवल है उसको प्ले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, या फिर उसको किसी बैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आता है इनडायरेक्ट कॉपिंग में। और तीसरा है आपका सब कॉन्शियस कॉपिंग। सब कॉन्शियस कॉपिंग बेसिकली तब होता है जब कोई व्यक्ति पढ़े कुछ, देख लिए कुछ, मतलब कि कुछ किसी व्यक्ति ने कुछ पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, ठीक है जी, उसके बाद वो उसके बारे में भूल भी गया हो, पर जब उसने उसको रिप्रोड्यूस करा, ठीक है ना, जेन्युइनली बिलीविंग दैट कि वो जो उसने प्रोड्यूस करा है वो उसका खुद का है, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस कॉपिंग। बेसिकली जब कोई व्यक्ति कुछ, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना हो, देखा हो, ठीक है जी, या फिर कुछ पढ़ा हो और उसके बाद भूल गया हो, उसके बाद उसने उसको रिप्रोड्यूस किया, ये समझ के कि भाई जो मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइनली है और ये मेरा अपना है, उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस कॉपिंग। और ये आपका एक केस था, केस का नाम है फ्रांसिस डे वर्सेस ब्राउन, 1963 का ये केस है, जिसके अंदर यही चीज़ सबकॉन्शियस कॉपिंग के बारे में बात की गई है। सो ये अभी तक हमने बात करी है कि कब आपका इन्फ्रिंजमेंट होगा। अब अगर हम ये बात करें कि कब कब आपका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, तो देखिए उसके लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका सारा का सारा कुछ, अगर आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो आपको सेक्शन 52 में आपको बहुत सारे आपको बेइंतहा चीज़ें मिलेंगी जो इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आती, और वो आपकी बिल्कुल बेयर लैंग्वेज जो बिल्कुल है वो बिल्कुल आपकी ईजिएस्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। अगर आप सेक्शन 52 पे जाएंगे, सेक्शन 52 के अंदर आपको क्लियरली मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें आपकी, सर्टेन एक्ट्स जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में नहीं आते, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसमें देखते जैसे कि कोई फेयर डीलिंग विद एनी वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट और पर्सनल यूज इंक्लूडिंग रिसर्च या फिर क्रिटिसिज्म या रिव्यू के लिए, ठीक है ना, वेदर दैट वर्क और एनी अदर वर्क, ठीक है जी, या फिर रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट और करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द रिपोर्ट ऑफ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक, ये आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता, ठीक है जी। और आपके अभी 2012 के अंदर एक रिसेंटली अभी एड ऑन किया गया था बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है जी, उनके लिए भी इसके अंदर अभी आपका एक 2012 में अमेंडमेंट हुई है, उसके अंदर डाला गया कि भाई जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है जी, उनके लिए कोई भी जो काम किया जाएगा वो आपका, जैसे कि कोई भी चीज़ का जो हम उसको कंक्लूड करें किसी अदर फॉर्म के अंदर,
ठीक है जी, उसका हम अडेप्टेशन या रिप्रोडक्शन या इशू ऑफ कॉपीज करेंगे, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक ऑफ एनी वर्क इन एनी एक्सेसिबल फॉर्मेट, तो वो आपका नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, वो सिर्फ प्राइवेट या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हो, एजुकेशन पर्पज़ या रिसर्च के लिए हो, ये बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। आपको ये सेक्शन ZB के अंदर प्रोवाइड मिल जाएगा ये आपको। उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, या जैसे बेयर एक्ट्स की बात कर ली हमने, ठीक है जी, या फिर कोई भी मेकिंग ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 डायमेंशनल आर्टिस्टिक वर्क such as technical drawing for the purpose of industrial application of any purely functional part, ठीक है जी, ये आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में नहीं आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, देखो, फिर ट्रांजिएंट और इंसिडेंटल स्टोरेज ऑफ वर्क और परफॉर्मेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स, एक्सेस और इंटीग्रेशन, सारा आपको मिल जाएगा सेक्शन 52 के अंदर। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप जाएंगे आपको क्लियरली उसमें प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 52, आप बेयर एक्ट में जाइए। और अगर आपको उसमें कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। सो गाइज, ये है आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इसके बाद भी कोई डाउट हुआ अगर आपको, सो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। कोई कमी रह गई हो मेरे आपके इस पार्ट में, सो प्लीज़ लेट मी नो। कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा केस जो आपको पता हो, मुझे ना पता हो, सो आप प्लीज़ वो भी मेंशन करें। ये सारे आपको सेक्शंस आपको मिलेंगे सेक्शन 52 के अंदर, जितने भी आपको सब क्लॉज हैं ZC तक, ये सारे आपको मिलेंगे बेयर एक्ट के सेक्शन 52 में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया हो। इफ़ एनी डाउट आप मेंशन कर सकते हैं, और अगली वीडियो में डालता हूँ आपको रेमेडीज़ के बारे में। और थैंक यू सो मच गाइज।